हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मोस्टली जो हमारी वीडियो हैं वो 8 PM पे आती है। मोस्टली शाम को 8 PM पे हमारा वीडियो जो है अपलोड हो जाता है और इसी तरीके से आप क्वेश्चन रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 1-10 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज 1-11 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, ए नर्स टीच ए प्रेग्नेंट वुमेन टू अवॉइड लाइंग ऑन हर बैक ड्यूरिंग लेबर। कि एक नर्स है जो एक पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे बताती है, उसे बोलती है कि अवॉइड करे। किस चीज़ को अवॉइड करें? लाइंग ऑन हर बैक, मतलब सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना है, उसे थोड़ा साइड लाइंग में सोना है। ठीक है। वॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन इज द बेसिस फॉर द नर्स टीचिंग। क्या रिजल्ट होता है जब सुपाइन पोजीशन में वो महिला सोती है? तो ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब महिला जो है अगर सुपाइन में सो जाती तो इससे क्या नुकसान हो जाता, उसे हम लाइंग डाउन में क्यों बोल रहे हैं। लेबर में टेक लॉन्गर, कि इसकी वजह से जो लेबर है उसमें जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लगता है इसलिए। या फिर प्लेसेंटल परफ्यूजन इज डिक्रीज, कि जो प्लेसेंटा का जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। या फिर मूवमेंट ऑफ द कॉकिक्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कि जो मूवमेंट है कॉकिक्स का वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। या फिर ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ हाइपरटेंशन में आकर। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो सुपाइन पोजीशन में होने की वजह से क्या होता है, जो वेना कैवा होती है उस पर प्रेशर आता है आपका ग्रेविटी यूट्रस का, और ग्रेविटी यूट्रस का उस पर प्रेशर आने की वजह से, ठीक है ना, आपका वीनस रिटर्न जो है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट को ब्लड जो है नहीं पहुंच पाएगा, तो हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन कंडीशन, क्योंकि सुपाइन पोजीशन की वजह से आया और यहाँ पर कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, हाइपोटेंशन कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो इसे हम कई बार क्या बोलते हैं बेटा, सुपाइन हाइपोटेंशन बोल देते हैं। तो इसको समझें आप। सुपाइन पोजीशन में तो हाइपरटेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो एकदम बिल्कुल गलत है एकदम। ठीक है। अच्छा, अब लेबर में टेक इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप एक ही बात समझ गए होंगे कि जो प्लेसेंटा का परफ्यूजन है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इम्पेड हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। इस तरीके से हम जो है बात कह सकते हैं। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से इस बात को आप समझ लें भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आता है 10112। देखो सर, एक 42-year-old क्लाइंट हैज ए एमनियोसेंटेसिस। एक 42 ईयर की महिला है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि एमनियोसेंटेसिस कितने वीक पे किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस हमें पता है कि एक होता है कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, एक होती है कॉर्डोसेंटेसिस, एक होती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस किया जाता है 15 वीक पर, ये किया जाता है 18 से 20 वीक पर, और ये किया जाता है 10 से 12 वीक पे। कल भी मैंने डिस्कस किया था। सिकल सेल एनीमिया के लिए जो टेस्ट करते हैं अर्ली एज, जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास में तो फर्स्ट टाइम कर लेंगे। स्ट्रेप्टोकोकल के लिए जो है हम लास्ट में करते हैं। फीटल मूवमेंट टेस्ट कब करते हैं, तो 28 वीक पे करते हैं। ठीक है। और उस लगभग 26-28 वीक पे ही हम जो ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे होते थे वो भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्लियर ये बात हो जाती है। बिकॉज ऑफ कंसर्न अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो हमने कल भी बात की थी कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है हम किस लिए चेक कर रहे हैं इसे, और ये एमनियोसेंटेसिस जो कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। और हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं, कौन से डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, उनका पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फीटस विल एग्जामिनेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड रिवेल एट दिस टाइम। इस टाइम अगर एमनियोटिक फ्लूइड का हम जो एग्जामिनेशन करते हैं तो इससे हमें डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग तो जानकारी मिलेगी ही, बट इसके अलावा किसके रिगार्डिंग हमें जानकारी मिलेगी, तो हमें पता है लंग्स मैच्योरिटी के बारे में अभी जानकारी मिलेगी। डायबिटीज़, फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में भी 26-28 वीक के आसपास मिलती है, तो वो भी नहीं मिलेगी। तो कार्डियक एनोमलीज के बारे में तो सबसे बढ़िया जो जानकारी मिल सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो एक बात से आप यहाँ क्लियर हो रहे होंगे कि जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें ही यहाँ पर पूछी गई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग पूछा हुआ है। तो हमने सारी चीज़ें जो बेटा है कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सारी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, हम सारे के नोट्स बना चुके हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दें और
इनका जो है आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है, उन्हें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है जहाँ भी आपसे गलत होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन वैसे तो डाइट का है, डाइट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते ही नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी कोई लेना देना है नहीं है, आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड ए क्लाइंट टेल ए नर्स सी इज हैविंग लेग क्रैम्प्स, और लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं उसे, मतलब जो आपका होता है ना कई बार जो है ऐठन सी हो जाती है पैर में, उस तरीके के क्रैम्प्स आ रहे हैं। विच फूड शुड बी नर्स इंक्रेज टू क्लाइंट टू ईट। अभी एक बात तो समझ में आई होगी, इस पेशेंट के क्रैम्प्स कब आते हैं? तो क्रैम्प्स आते हैं साहब कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी होती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रीड करने के लिए कैल्शियम खाना है। ठीक है, तो कैल्शियम किस में मिलता है देखते हैं साहब। अब देखते हैं कैल्शियम लीवर रेजिन्स के अंदर, या फिर लीवर एंड रेजिन्स के लीवर या रेजिन्स के अंदर, चीज़ या ब्रोकोली के अंदर, एग या लीन मीट के अंदर, होल व्हीट या ब्रेड या सीरियल्स के अंदर। तो हमें पता है मिल्क प्रोडक्ट में जो है चीज़ बढ़िया होता है, तो यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है, तो चीज़ के अंदर बढ़िया है, यहाँ पर क्या होगा आपका कैल्शियम जो है पेशेंट को मिल जाएगा। तो इस चीज़ की डाइट खाने के लिए बोल सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन आपको याद भी नहीं होता है या नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। सबसे बढ़िया बात तो ये बनती है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ आते हैं। व्हेन इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए फीमेल क्लाइंट टू नाउ दैट ए फीटस मे बी स्ट्रक्चरली डैमेज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कब जानना जरूरी है दैट फीटस में स्ट्रक्चरली, कब जो है स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है, जब वो महिला ड्रग्स का सेवन करती है, वो महिला स्मोकिंग का सेवन करती है, वो महिला एल्कोहल का सेवन करती है। तो ये जो ड्रग्स वगैरह हैं इनकी वजह से कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर जो है बच्चे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट आता है। ठीक है ना, अब ये चीज़ें हमें कब सिखानी है, महिला सिखानी कब है? ठीक है ना, आपको बताना है कि व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल क्लाइंट टू नाउ दैट, जानना कब जरूरी हो जाता है उस महिला के लिए। हमसे देखो, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज दो तरीके से हो सकते हैं। अगर उन्होंने आइडिया ये लगा लिया कि बच्चा कब जो है स्ट्रक्चरली डैमेज ज़्यादा होता है, तो आंसर ज़्यादा अलग निकल जाएगा। और वो ये समझेंगे कि भाई कब सिखाया जाता है महिला को, कब सिखाया जाएगी कि स्ट्रक्चरली जो डैमेज है वही तब होगा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूँ तुम्हें कि मैं एग्जाम के टिप्स सिखा रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम की चीज़ें सिखा रहा हूँ, अब नॉर्मल तो मैं नहीं सिखाता हूँ। देखो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, बट एकदम परफेक्ट जो चीज़ें हैं कि बेटा तुम इतने क्वेश्चन करके आना, तुम्हें जो है नेगेटिव ऐसे बचानी है, ठीक है ना, तुम्हें ये करना है वो करना है, आपको आराम से पेपर करना है, ये सारी चीज़ें हम जब पेपर होता है, कल पेपर है तो आज हम डिस्कस कर रहे होते हैं, या पेपर जाने वाले होते हो तुम तब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके ऐसा तो नहीं है तुम्हें या तो मैं पेपर में समझा रहा हूँ, पेपर में गया और वहाँ समझाने बैठ गया, वहाँ तो नहीं समझाऊंगा। जब पेपर रनिंग में आ जाएगा तब थोड़ी समझाएंगे, जब तो हमें एंट्री नहीं होगी। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि आपको जो है 5वीं क्लास में समझा दिया जाता है कि भैया नर्सिंग का तुम्हारा पेपर ऐसे होगा और तुम ऐसे करना वहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें समझाना कब है, ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंट। अर्ली एडोलसेंस है मतलब एडोलसेंट किशोर अवस्था में आई है महिला, अभी प्रेगनेंसी के कोई वो ही नहीं है और आप समझाने बैठे हैं, तो इतनी ज़्यादा आप नहीं समझा सकते हैं। थ्रू आउट द एंटायर प्रेगनेंसी, हाँ समझाने को तो कभी भी समझा सकते हैं, बट बढ़िया बेनिफिट कब मिल सकते हैं, थ्रू आउट एंटायर प्रेगनेंसी नहीं। एंटायर प्रेगनेंसी में समझाने बैठोगे तो उससे पहले अगर महिला ने अल्कोहल का सेवन किया है तो वो तो उसके लिए क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो आपको पहले ही इन चीज़ों को क्या कर देना है, समझा देना है साहब। ठीक है, व्हेन प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, कि जब उसने प्लानिंग की है प्रेग्नेंट होने की तब समझाएं उसे, या एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि बिगनिंग हो चुकी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तब समझाएं। भाई बिगनिंग से पहले ही छोड़ देना है, जब उसने प्लानिंग कर लिया है कि देखो जब तुमने प्लानिंग कर लिया है कि पेपर देने जाना ही है तो तुम्हें समझा देना है, उसके कॉन्स प्रॉन्स सब समझाने हैं कि भैया किस तरीके से इसके बेनिफिट होंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको इसको जो है पार करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होने का प्लान बना लेती है तो उस टाइम ही हमें समझा देना है उसे कि ये जो मेडिसिन हैं, ये ड्रग्स जो हैं, ये आपके बच्चे को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, उसको डैमेज कर सकती हैं, स्ट्रक्चरली डैमेज हो सकता है बच्चा, तो इनको आपको नहीं लेना चाहिए। तो जब वो प्लानिंग करेगी प्रेगनेंसी की तब उसे हमें क्या कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में आप बढ़िया से कंफ्यूज हो जाते हो तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, और आप आराम से धैर्यपूर्वक अगर पेशेंस के साथ में इन क्वेश्चनों को करते हो तो बहुत ईजिली सॉल्व भी हो जाते हैं। समझें, इनका रेशनल समझें और फिर आप जो है इन क्वेश्चनों को डील करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 115। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क्स द क्लिनिक नर्स हाउ स्मोकिंग विल अफेक्ट हर बेबी। कि एक जो प्रेग्नेंट महिला है वो क्लिनिक नर्स को पूछती है कि जो स्मोकिंग होती है वो किस तरीके से बेबी को अफेक्ट कर सकती है, स्मोकिंग जो है किस तरीके से अफेक्ट करती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिगरेट स्मोकिंग विल इन्फ्लुएंस द नर्स रेस्पॉन्स। हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये किस तरीके से हमारे अंदर काम करेगी। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है उनको ये क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है साहब, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है और जो ब्लड का प्रवाह होती है उसे एकदम से तेजी से क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। तो जो है प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इट रिलीव टेंशन एंड द फीटस रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, कि ये टेंशन को कम कर देती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि जो है ये टेंशन को कम कर देती है, ठीक है, जिससे बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। द रिजल्टिंग बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ बोथ फीटल एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स, कि बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से ये दोनों को अफेक्ट करेगा, माँ को भी अफेक्ट करेगा और बच्चों को भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है साहब। अगर ये बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो ये माँ और ब्लड के दो जो बच्चा है उन दोनों को ब्लड जो सर्कुलेशन है उसके साथ में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। सबस्टांस कंटेंट इन स्मोक डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंट एंड कॉम्प्राइज द फीटल वेलबींग, कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो 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 वो जाके वो क्या करेंगे, बच्चे का जो क्या होगा, फीटस की जो वेलबींग है उसे क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इस तरीके से कोई ऑप्शन हो सकता है क्या। हाँ, एक बात बताओ, इसमें परमेबिलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें दी हैं वो थोड़ा सा गलत दी हैं। कि परमेबल होगा, कैसे होगा साहब, इतना ज़्यादा वो वहाँ नहीं करेगा, ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स वगैरह को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसका जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो कुछ स्पेशल नहीं है। इफेक्ट आर लिमिटेड बिकॉज फीटल सर्कुलेशन एंड मैटर सर्कुलेशन आर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटल वेलबींग, कि जो बच्चा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो फीटरनल और जो मैटरनल सर्कुलेशन है वो अलग अलग है। हाँ, बात ये समझ ली बेटा, बट बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से जो है बच्चा भी अफेक्ट होगा और माँ भी अफेक्ट होगी। तो इसलिए बढ़िया आंसर जो आपका हो सकता है वो हो सकता है आंसर नंबर 2, कि रिजल्ट बेजो कंस्ट्रक्शन अफेक्ट बोथ फीटल एंड मैटरनल ब्लड वेसल, कि जो बेजो कंस्ट्रक्शन के जो रिजल्ट हैं उनकी वजह से जो अफेक्ट आएंगे, जो उसके प्रभाव आएंगे वो दोनों पे होंगे, माँ पे भी होगा और बच्चे पर भी होगा, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी, कहीं न कहीं वहाँ पर दिक्कत आने लगेगी। तो ये बढ़िया आंसर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 116। देखते हैं सर। एक क्लाइंट हु इज एट 12 वीक गेस्टेशन, एक महिला है जो कितने वीक के गेस्टेशन पे है साहब, 12 वीक के गेस्टेशन पे है। टेल ए नर्स एट द पोस्ट प्रीनेटल क्लिनिक दैट सी हैज सीवियर नोजिया एंड फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग। एक महिला 12 वीक के गेस्टेशन पे है और वो नर्स को बता रही है कि उसे क्या दिक्कत है, उसे बार बार सीवियर नोजिया होता है, बार बार लगातार फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होती है। द नर्स सस्पेक्ट द क्लाइंट इज हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। उसे क्या समस्या है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम की समस्या है। क्या समस्या है भाई, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम है। विथ वो डिसऑर्डर इट इज दिस फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड, ये किस चीज़ के साथ में जो है अफेक्ट मतलब कि एसोसिएटेड, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो एक बात तो समझे, एक क्वेश्चन और बन जाता है, वॉमिटिंग होने से हमारे अंदर एसिडोसिस होता है या एल्कोलिसिस होता है। क्वेश्चन है भाई, कमेंट में जाके जरूर आंसर करें कि जब किसी बंदे के अंदर वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो वॉमिटिंग होने से एसिडोसिस होगा या एल्कोलिसिस होगा। जिन बच्चों को मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ वो तो बिल्कुल निश्चिंत तरीके से आंसर कर पाएंगे, और जिन लोगों को नहीं पढ़ाया है उनको पढ़ा दिया जाएगा, घबराना नहीं है। देखो भाई, स्टोमक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। अब वॉमिटिंग के अंदर क्या होगा, एसिड बाहर निकल जाएगा, एसिड बाहर निकल जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या बचेगा, एल्कोलोसिस। ये इसमें किसी तरह का रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं क्या, नहीं, रेस्पिरेशन से नहीं, स्टोमक से रिलेटेड हो रही है। तो ये उसके अंदर जो कंडीशन डेवलप होती है बेटा वो होती है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो कंडीशन है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, क्या समझना है कि भैया जब यहाँ पर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम की बात करें तब भी क्या वोमिटिंग होगी, हाँ सर वोमिटिंग होगी। तब भी क्या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस ही होगा, हाँ सर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा। अगर इसका उल्टा होता कि डायरिया हो रहा होता पेशेंट को तो यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप होती वो होती मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इन दोनों चीज़ों को आप समझ लें, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम और दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़े और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम कि हिस्ट्री ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस,
कि यहाँ पर कोलेसिस्टाइटिस होने की वजह से उसके अंदर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम होता है, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लार्ज अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है, ऐसा भी नहीं है। हाई लेवल ऑफ द कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, हाँ साहब एससीजी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है, और एससीजी बढ़ने की वजह से ये जो कंडीशन है कौन सी, हाई लेवल ऑफ द गोनाडोट्रोपिन की वजह से क्या होता है हमारे अंदर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलता है, और ये मोस्टली जो है 12 वीक के बाद में सबसाइड भी होने लगता है सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और एक क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, कौन सी वाली, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है किसी महिला के अंदर, तो उसके अंदर जो है वेजाइनल ब्लीडिंग का कारण क्या होता है। तो जब वेजाइनल ब्लीडिंग का कारण मैंने बताया था बेटा कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो एक्चुअली इतना एससीजी हार्मोन नहीं आ पाता है जो सिग्नल कर पाए कॉर्पस ल्यूटियम को कि भैया तू डिजनरेट ना हो, और वो अगर डिजनरेट नहीं होगा तो प्रॉपर मात्रा में क्या भेजता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन भेजता रहेगा। और अगर प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा तो आपकी एंडोमेट्रियम की जो क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो बनी रहती है अपनी जगह पर। बट जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम होता है वो टूट जाती है और ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब प्रॉपर रूप से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एससीजी के सिग्नल नहीं आ पाते हैं तो कॉर्पस लूटियम को पता नहीं लग पाता है कि इम्प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो प्रॉपर मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं कर पाता है, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगेगी। तो इस वजह से वहां पर क्या होने लगती है बेटा, वहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है वहां पर, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है। तो इस तरीके से हम इनकी बातें कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेंदी होता है और इसका आंसर तो बड़ा सीधा होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, आपको जो है पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते जाना है। फिर भी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं भाई, जिससे आपको और भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। ए नर्स इज प्लानिंग ए प्रीनेटल क्लास। क्या कर रहे हैं, प्रीनेटल क्लास की जो है प्लानिंग चल रही है अबाउट द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कि क्या क्या चेंजेस हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं। ए नेसेसिटी ऑफ द रूटीन हेल्थ केयर सुपरविजन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये रूटीन हेल्थ चेकअप चल रहा है सर, और ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बहुत बढ़िया से। विच कार्डियोवास्कुलर कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुड द नर्स एक्सप्लेन विल अकर। कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो नॉर्मली उसके अंदर हैपनिंग होने वाली हैं, उन चीजों को हमें बताइए साहब जल्दी से। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सिस्टेमेटिक बेजोडाइलेशन, क्या हमने कहीं पढ़ा था कि सिस्टेमेटिक बेजोडाइलेशन हो जाएगा? ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि बेजोडाइलेशन हो जाएगा वेसल्स का, ठीक है ना, तो ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हाँ सर हमने पढ़ा था कि ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। हमारी प्रेगनेंसी जो होती है वो एक हीमोडाइल्यूशन की स्टेट होती है, पढ़ा था हमने, हीमोडाइल्यूशन वाली स्टेज होती है, पढ़ा था हमने, पढ़ा था आरबीसी का अमाउंट बढ़ता है घटता है, तो आरबीसी का अमाउंट भी बढ़ता है बट सापेक्ष में कम होता है, मतलब जितना प्लाज्मा बढ़ता है उतना आरबीसी नहीं बढ़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि आरबीसी का अमाउंट बढ़ता है या घटता है तो हम बोलेंगे आरबीसी का अमाउंट बढ़ता है। बट अगर हमसे पूछा जाए हीमेटोक्रिट की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो हम बोलेंगे साहब, क्योंकि ये सापेक्ष वाली बात करते हैं, हीमेटोक्रिट में हम सापेक्ष की बात करते हैं, तो हीमेटोक्रिट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एलिवेट ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर जो है एलिवेट होगा? नहीं सर, ब्लड प्रेशर भी एलिवेटेड नहीं होता है, कहीं भी मैंने नहीं बताया है कि ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। कहीं हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर इतना mm ऑफ Hg बढ़ जाएगा, कहीं भी ब्लड प्रेशर की बढ़ने की बातें नहीं की थी, ठीक है ना हमने सिस्टमेटिक वेजोडाइलेशन की बातें की थी। अच्छा, ना हमने ये भी बताया था कि रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी अफेक्ट नहीं होती, अनअफेक्टेड। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाँ कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तभी तो जो बच्चे की डिमांड है और माँ की डिमांड है दोनों को जो है फुलफिल कर पाएंगे हम, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था, जो कार्डियक आउटपुट आ रहा था उससे तो ओनली माँ की डिमांड जो है फुलफिल हो पाती थी, अभी जो है बच्चा भी है माँ के पेट के अंदर, तो बच्चे की भी डिमांड को फुलफिल कर पाएं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कार्डियक आउटपुट जो है कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है पता है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बार में जो हार्ट पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml के आसपास होता है, और 72 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाता है, कार्डियक आउटपुट आ जाता है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे हार्ट रेट से, तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है। और यहाँ पर अगर बात करूँ प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपका कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा बड़ा रहता है साहब। बढ़े आगे। अगला है कि इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, कि हार्ट का जो है इनलार्जमेंट हो जाएगा जब वो बहुत ज़्यादा, देखो अगर आप किसी मसल से, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें मसल्स ही मसल्स हैं, बिल्कुल साहब, और पंपिंग कर रहा है। अब एक बात सोचो, आप नॉर्मली रहते हो, खाते हो पीते हो और घर पे रहते हो, तो क्या आपकी जो मसल्स है बॉडी बिल्डिंग हो जाती है क्या? नहीं सर। आप जिम में जाके बड़े बड़े पत्थर, मतलब कि बड़े बड़े जो वेट लिफ्टिंग करते हो, जितना ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करोगे आपकी मसल जो है बाहर आने लगेगी, आपकी जो मसल्स की साइज है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगी। तो इसमें रटने की क्या जरूरत है? जब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट जब ज़्यादा काम करेगा, उसकी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट की साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा। डिक्रीज इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, भैया इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन घटेगा नहीं, इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ता है, ये समझें आप। बट हीमोटिक्रिट वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर आपका सिस्टमेटिक वेजुलाइजेशन होगा नहीं। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हाँ साहब होगा। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये होगा। तो यहाँ पर जो आपके आंसर हो सकते हैं वो आपके आंसर हो सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो इस तरीके से हम इनको आराम से कर सकते थे। हमने एक एक चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इसमें कोई बड़ी जो है महाभारत है ही नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 118। The husband of the client who is in the transition phase of the first stage of the labor, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कोई महिला है और जो है ट्रांजिशन फेज के अंदर है, उसका जो हस्बैंड है become very tense and anxious during the period and ask in us, do you think it is best for me, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, टेंशन में आ रहा है, और वो नर्स से बोल रहा है कि डू यू थिंक इट इज़ द बेस्ट फॉर मी। क्या बोल रहा है देख लेते हैं साहब। To leave since I do not seem to doing my wife much good, मतलब मैं बाहर निकल जाऊं क्या, वो ऐसा पूछ रहा है। What is the nurse do response? This is the time your wife need you। देखो ट्रांजिशन फेज बहुत खतरनाक वाली फेज होती है, और ट्रांजिशन फेज में ही माँ को ज़्यादा पेन वगैरह ये सारी कंडीशन जो है वो फील करनी होती है। तो समझे बात को। तो दिस इज द टाइम योर वाइफ नीड यू, डू नॉट रन आउट ऑन हर नाउ, कि ये यही जो समय है जो जिसमें आपको जो है आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, और आप बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। दिस इज़ हार्ड फॉर यू, या उसे हम समझाएंगे ये आपके लिए कठिन हो सकता है। लेट मी ट्राई टू हेल्प यू कोच हर ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट फेज, कि जो है लेट मी, मुझे बताएं, मैं ट्राई करूंगी तुम्हें हेल्प करने में, कोच करने में। हर ड्यूरिंग द, उसे तुम हेल्प करेंगे, डिफ़िकल्ट फेज के दौरान तुम उसकी मदद कर सकते हो। इस तरीके से बोलना ज़्यादा एक औचित्य होगा। और ये तो एक जो है ग्रामीण भाषा में बोलना हो गया, एक तरीके से उसे डांटना हो गया। पहला अगर आप सेंटेंस बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा बेतुका सा सवाल हो गया। दूसरा थोड़ा सा एक फॉर्मली लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में बोला गया है। थर्ड देखिए, आई नाउ दिस इज हार्ड फॉर यू, कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है। यू शुड गो हैव ए कप ऑफ द कॉफ़ी टू हेल्प यू रिलैक्स एंड देन कम बैक इन द लिटिल विथ, कि तुम जाएं और जो है चाय वगैरह लेके फिर वापस से आ जाएं साहब। तो बेटा समझें बात को, अगर वो चला जाएगा यहाँ पर कौन मैनेज करवाएगा? तो मैनेज करने के लिए उसे इधर उधर नहीं भेजना है, थोड़ा सा वहीं रखना है, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इफ़ यू फील दैट वे यू बेस्ट गो आउट एंड सिट इन द फादर्स वेटिंग रूम फॉर वाइल यू मे ट्रांजिट फ्रॉम द एंजाइटी टू योर वाइफ, क्योंकि तुम जो है अपनी घबराहट को है अपने वाइफ के अंदर भी ट्रांसमिट करोगे, इसलिए तुम जाके फादर वेटिंग रूम जो है उसमें जाके बैठ जाओ। तो इस तरीके से आंसर करना बेटर नहीं हो सकता। बेटर यही हुआ कि भैया दिस इज़ अ हार्ड फॉर यू, कि भैया मैं, देखो तुम आए, एक बात समझ रहा हूँ, तुम आए और तुमने बोला सर ये जो है हमें जो है नॉर्सेट एग्ज़ाम बहुत कठिन लग रहा है, क्या हम पेपर नहीं दें? अब मैं क्या बोलूँ? हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें कठिन है तो तुम भाग जाओ, मत देना पेपर, ऐसे बोलना एकदम बिल्कुल उल्टा लग जाएगा। मैं बोलूँ बेटा हाँ ये कठिन तो है, ये कठिन तो है, बट अगर तुम इसमें मेहनत करते हो, अपनी मेहनत को लगातार करते हो, तो तुम इसे निकाल सकते हो। अब देखो दोनों बातों में कहने में फ़र्क है, ठीक है।
तीसरी चीज़ तुम्हें डांटना है, तो एक फॉर्मल वे में, एक अच्छे से समझाने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो दिस इज हार्ड फॉर यू, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू कोच हाउ ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट फेज। तो ये बढ़िया वाला आंसर आपका हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आता है 119, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखें सर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओबेस क्लाइंट इन अर्ली लेबर। एक महिला है जो कि ओबेस है, ओबेसिटी के साथ में है और वो लेबर के अंदर है। द एनेस्थेटियोलॉजिस्ट जो है डिस्कस सेवरल टाइप ऑफ एनेस्थेसिया विद द क्लाइंट एंड रिकमेंडेड वन। जो एनेस्थेटिस्ट जो है वो उस महिला के साथ में बहुत सारे टाइप के एनाल्जेसिया हैं, एनेस्थेसिया, उनके बारे में बताता है। द क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन बिफोर साइनिंग द कंसेंट फॉर्म। जो पेशेंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्लैरिफिकेशन का, कि वो समझना चाह रहा है बिफोर साइनिंग द कंसेंट फॉर्म, विच टाइप डिड द एनेस्थेटियोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, कि कौन सा जो है रिकमेंड करेगा, बताओ। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ओरल ओपोइड एनाल्जेसिया, पुडेंडल नर्व एनेस्थेसिया, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ द ओपोइड एनाल्जेसिक। इसे क्या देना चाहिए मोस्टली समझो, अगर इसे देना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझें बात को, यहाँ ओबेस पेशेंट है। अब ओबेस पेशेंट में स्पेशल सी बात है, ओबेस पेशेंट में वैसे ही दिक्कत बनी हुई है, तो जो अपन नॉर्मली जो पेशेंट को देते हैं वो देते हैं एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। तो यहाँ आपको देना पड़ेगा एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया ऐसा एनेस्थेसिया है जो उसकी मेटाबॉलिक और उसकी जो रेस्पिरेटरी जो डिमांड होगी उसे क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओबेस महिला अगर कोई है, तो ओबेस महिला में अगर कोई एनेस्थेसिया टाइप जो आप प्रेफरली यूज कर सकते हैं वो कौन सा हो सकता है, तो वो आपका हो सकता है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए और कमेंट में कमेंट करते रहिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है और जो भी रिव्यू है। ड्यूरिंग लेबर ए क्लाइंट हु हैज़ बीन रिसीविंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कि लेबर के दौरान एक पेशेंट है जिसे हमने क्या दिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है, हैज़ ए सडन एपिसोड ऑफ सीवियर नोजिया एंड हर स्किन बिकम पेल एंड क्लेमी। उसकी जो स्किन है वो पेल पड़ चुकी है और क्लेमी हो चुकी है। व्हाट इज द नर्स इमीडिएट रिएक्शन, क्या लग रहा है आपको, देखो यहाँ पर कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से क्या हो सकता है, वो पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है साहब, समझ रहे हो मेरी बात। अगर वो हाइपोटेंशन में जाएगा तो ऐसा कंडीशन डेवलप होगी साहब, ठीक है। तो हम क्या करें उसे, अब समझें। टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेक द बेजेनल एरिया फॉर ब्लीडिंग, या फिर मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट एवरी 3 मिनट्स। तो करने को तो हमें देखो फीटल हार्ट रेट जो है 3 मिनट में नहीं करनी होती, कहीं पढ़ा है आपने 3 मिनट में करनी होती है, मोस्टली हम कहाँ करते हैं 15 मिनट में चेक करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी नोटिफाई कर सकते हैं, हाँ साहब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी नोटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, चेक द वेजाइनल एरिया, ब्लीडिंग का तो कोई यहाँ पर ज़्यादा कुछ सवाल उठ नहीं रहा है कि भाई ब्लीडिंग होगी, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई इश्यू ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बढ़िया क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम जो है हाइपोटेंशन में पेशेंट आया है तो सबसे पहले तो उसे साइड लाइन में लें, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया हुआ है पेशेंट को। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ले लिया है ठीक है, बट पेशेंट को टर्न करना है जल्दी से, उसकी जो है साइड पे टर्न करना है, जिसकी वजह से उसका जो है यूट्रस का प्रेशर जो है इन्फीरियर वेना का वहाँ पर वो क्या हो जाए, कम हो जाए और ब्लड फ्लो बढ़ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को टर्न करेंगे, उसके बाद में अगर आपको फिर भी अगर दिक्कतें हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे नोटिफाई कर सकते हैं भाई। तो ये दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, बट प्रायोरिटी में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नर्सिंग का काम देखना है, और नर्सिंग का काम आप क्या है, पहले पोजीशन देके आप जा सकते हैं और अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये समस्या हो रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो आगे की जो रणनीति है वो वहाँ से डिसाइड होगी। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है भैया, पोजीशन देनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ये नहीं पूछा है कि क्या रेस्पॉन्स, यहाँ पर पूछा है कि नर्स इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करेगी, नर्स क्या करेगी। तो नर्स तो यही करेगी, सबसे पहले पेशेंट का जो है साइड पर उसे लेटाएगी और उसके बाद की आगे की कहानी चालू रहेगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिव्यू रखना है कि सर ये टॉपिक पे क्लास लीजिए, कोई आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपका कमज़ोर है और उस पर आप क्लास दिलवाना चाह रहे हैं, तो हम उस पर क्लास ले लेंगे। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाके अपना कोई टॉपिक डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है, समझ नहीं आता है, तो हमारा जैसा कि आपको मिल जाता है व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और
आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के नाम से, समर्पण नर्सिंग एकेडमी, समर्पण नर्सिंग एकेडमी, समर्पण नर्सिंग एकेडमी जब आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको एक ऐप मिल जाएगा हमारा, इसका लोगो भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से देख सकते हैं। और यही लोगो पर आपको क्या कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके हमारे कुछ फ्री टेस्ट का आनंद ले सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट करके आप लाइव क्लास में भी हमारे में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।